Assalamu about organizational structure of pharmacy hospital pharmacy department. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? चीफ फार्मासिस्ट होगा, उसके अंडर कुछ सब ऑर्डिनेट्स काम करेंगे। इनकी सिलेक्शन और इनकी कैटेगराइजेशन मींस एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना और इनको कैटेगराइज करना ऑब्वियसली चीफ फार्मासिस्ट का काम होगा। डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का काम होगा। एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें ये एलेबरेट किया गया है कि चीफ फार्मासिस्ट, असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट, एसोसिएट्स, उसके फिर सुपरवाइज़र्स, उसके बाद जो टेक्नीशियंस हैं उनकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या काम है, और कितने सब डिविजन्स मौजूद हैं एक हॉस्पिटल में, और कितने डिविजन्स हैं, कितने वर्किंग पैरामीटर्स हैं जिस पे काम किया जाएगा, और किस तरीके से एक नॉर्मल एएसएचपी की गाइडलाइंस के मुताबिक एक कैसा एक फ़्लो चार्ट कैसे मेंटेन होगा और कैसे अथॉरिटीज़ डिज़ाइन की जाएंगी। छोटे हॉस्पिटल में ऑब्वियसली ये इशू नहीं आता, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, इतनी इतनी डेजिग्नेशंस नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जो बड़ा हॉस्पिटल है, लार्ज हॉस्पिटल है, उसमें फिर चीफ फार्मासिस्ट के अंडर उसके असिस्टेंट्स आते हैं, एसोसिएट्स आते हैं, उसके बाद सुपरवाइज़र्स आएंगे, फिर जूनियर फार्मासिस्ट आएंगे, और सबकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी लिहाज से डिफ़ाइन होगी। तो फिर सबसे पहले आते हैं उस चार्ट के ऊपर और उस चार्ट को ज़रा देखते हैं कि उसमें कैसे डेजिग्नेशंस बताई गई हैं। तो सबसे पहले लिखा है डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी, मींस डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। उसके अंडर आते हैं एसोसिएट डायरेक्टर, एक या एक से ज़्यादा एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ फार्मेसीज होंगे। उसके बाद 3 सब डिविजन्स आप देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिवीजन, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का काम क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाना, उनको प्लान बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का काम क्या होगा? इन पेशेंट की यूनिट डोज डिस्पेंसिंग करवाना और नर्सिंग स्टाफ को ये इम्प्लीमेंट करवाना कि वो टाइमली बेसिस पे यूनिट डोज डिस्पेंसेशन करवाएं। उसके बाद एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग डिवीजन, जो न्यू अपॉइंटमेंट न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन्स, पेशेंट के हवाले से कुछ लेक्चर्स मुंतक़िद करवाना, सेमिनार्स अरेंज करवाना और उस हिसाब से पेशेंट्स को एजुकेट करना, ट्रेनिंग सेशंस, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस मेंटेन करना, ये काम होगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन्स का। फिर आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है रिसर्च फार्मासिस्ट। रिसर्च फार्मासिस्ट किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा? फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन में इन्वॉल्व होगा, न्यू ड्रग डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। प्रीवियसली जो ड्रग्स या प्रीवियसली जो डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग नई डोजेज फॉर्म सिमिलर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी डिफरेंट डोजेज फॉर्म जिस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फ़र्ज़ करें एलिक्सर अवेलेबल नहीं है, कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो आपका हॉस्पिटल का डिवीजन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन ये काम करेगा कि वो डोजेज फॉर्म जो अवेलेबल नहीं है उनको अवेलेबल बनाएगा और कंपाउंडिंग करेगा, और न्यू प्रोडक्ट जो कंपाउंडेड हो रहे हैं आपके हॉस्पिटल में उनके हवाले से जितनी भी रिसर्च होगी वो रिसर्च फार्मासिस्ट करेगा अंडर फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन। फिर आ जाएंगे फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट जो कि रेडियो फार्मास्यूटिकल डिवीजन होगा। एक डिवीजन होगा कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल से डील कर रहा होगा, जहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो फार्मेसी में डील हो रहे होंगे। उसके अलावा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स मौजूद होंगे जो फार्मासिस्ट के अंडर रन कर रहे होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी क्या काम करेगा? उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे, एसोसिएट असाइन करेंगे अपने असिस्टेंट को कि वो डिफरेंट काम से अंजाम दें। एक असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मेसी किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा रहा होगा? एसएएन क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन को। एसएएन क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन काम करेगा कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं या जो कंपाउंडेड प्रोडक्ट्स हैं आपके हॉस्पिटल की बनाई गई और जो दूसरी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उनकी ऐसे मेथड डेवलप करेगा, या उनमें जो अमेंडमेंट कर सकते हैं अमेंडमेंट करेंगे या ऐसे मेथड डेवलप करवाएंगे। उसके अलावा क्वालिटी एश्योर करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स की जो बनाई गई हैं प्लस जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, और सेंट्रल सप्लाई डिवीजन जो कि आपके इन पेशेंट की प्रॉपर इन यूनिट डोज डिस्पेंसेशन हो रही है, सेंट्रली ड्रग सप्लाई हो रही है डिफरेंट वार्ड्स में,
ये मॉनिटर करेगा। उसके अलावा एक और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी क्या काम करेगा, इन पेशेंट सर्विसेज को देखेगा, आउट पेशेंट सर्विसेज को देखेगा, उसको इम्प्लीमेंट होने मीन्स जो प्लान बनाएगा और ये मॉनिटर करेगा, इवेलुएट करेगा कि अप्रोप्रिएट इन पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, इंट्रावेनस एडमिक्सचरिंग हो रही है इन कंट्रोल्ड एरिया। उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये आपके फॉर्मरी के अकॉर्डिंग परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट करेगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, जो आपकी हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लस उनकी पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस मेंटेन करेगा। तो ये सारे काम, ये सारे डिविजन्स जो काम कर रहे हैं, इन सारे डिविजन्स का जो रोल है वो हम बारी बारी स्टडी करते हैं। फर्स्ट, सर्विस डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिवीजन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाएगा। प्लान एंड एजुकेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, एवरी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक हॉस्पिटल में उन सब की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा और प्लान करेगा, वर्क प्लान स्केड्यूल बनाएगा और डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ पे ये प्लान इम्प्लीमेंट करवाएगा ताकि वो अपने यूजुअल लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म टास्क को फुलफ़िल कर सकें। उसके अलावा पॉलिसीज़ डेवलप करेगा। एवरी डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलहदा पॉलिसीज़ बनाई जाएगी और उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा स्टाफ को। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केड्यूल पर्सनल एंड प्रोवाइड सुपरविजन। स्केजुलाइज करेगा वर्किंग पर्सनल्स को, उनके वर्कलोड को स्केजुलाइज करेगा, प्लस सुपरवाइज करेगा कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं टास्क और डेली बेसिस पे डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही। Next point is coordinate administrative need of the फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। कोऑर्डिनेट करेगा, अगर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी अगर कोई डिसीजन लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनानी है, तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी से कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में आपके हॉस्पिटल के हर स्टाफ का एक इंडिविजुअल, एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को ही डिस्कस करेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें हर डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। एक फिजियोकेमिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, एक बायोकेमिस्ट मौजूद है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट मौजूद है, उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, फिजिशियंस मौजूद हैं, फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उसके अलावा टेक्नीशियंस मौजूद हैं। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को कोई भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, किस पर्सनल्स के हवाले से, वर्किंग इन्वायरमेंट के हवाले से, तो वो प्लान या वो पॉलिसीज़ लाजमी तौर पर जब बनाई जाती हैं तो कोऑर्डिनेट किया जाता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी से। तो हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो लाजमी कोऑर्डिनेट करेंगे फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी से। लास्ट पॉइंट है सुपरवाइज डिपार्टमेंट ऑफिस स्टाफ। डिपार्टमेंटल ऑफिस स्टाफ को सुपरवाइज करना और इम्प्लीमेंट करवाना प्लान एंड स्केड्यूल। नेक्स्ट डिवीजन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। एजुकेशन ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेशन अरेंज करेगा। उसके अलावा हॉस्पिटल वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स अरेंज करेगा, हॉस्पिटल वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स जिसमें नर्सेस डॉक्टर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे। मींस नर्सेस के लिए कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कुछ लेक्चर्स अरेंज करवाएगा, उसके अलावा डॉक्टर्स के लिए कुछ लेक्चर्स अरेंज करे जाएंगे, कुछ कॉमन पीपल के लिए लेक्चर्स अरेंज किए जाएंगे, और जो न्यूली एम्प्लॉयड फार्मेसी डिपार्टमेंट पर्सनल्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन से क्या होगा कि उनको नो हाउ मिल जाएगी पॉलिसीज़ के लिहाज से, प्लान्स के लिहाज से, तो उनके लिए भी जो न्यूली एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग सेशंस और एजुकेशनल लेक्चर्स को अरेंज करवाएगा। डिवीजन इज़ फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिविजन्स। जैसा कि
फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन डेवलप करेगा न्यू फॉर्मुलेशन, स्पेशली वो फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसी भी एक्टिव का टैबलेट्स मौजूद है, कैप्सूल्स मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त मार्केट में से कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म अवेलेबल नहीं है जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट को दी जाए, तो फिर आप उसकी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स डेवलप करेंगे। और जो कमर्शियली अवेलेबल डोजेज फॉर्म है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, अगर उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा कोई एक्सिपिएंट ऐड करना है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना है, तो फिर आप अपने तौर पे उसको फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन से ऑथोराइज करवा के वो हॉस्पिटल फार्मेसी उसको खुद बनाएगा। उसके अलावा जो रिसर्च ड्रग हैं उन पे भी काम किया जाएगा इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिविजन में। रिसर्च ड्रग्स वो होंगी जो अंडर ट्रायल होती हैं, उन अंडर ट्रायल ड्रग्स पे भी जो टेस्टिंग होती है या जो रिजल्ट्स आते हैं, जो आउटकम्स आते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, वो हम फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन में ही डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन मौजूद है, उसमें अगर किसी इम्प्रूवमेंट की नीड है, जैसे मैंने कहा फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने हैं, स्वीटनिंग एजेंट ऐड करने हैं, अगर उनमें इनकम्पैटिबिलिटीज़ आ रही हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, तो ये सब चीज़ें हम उसके अलावा फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन कोऑपरेट करेगा मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट से, मेडिकल रिसर्च स्टाफ से, कि जो अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपनी ड्रग्स की रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन उनसे कोऑपरेट करेगा और अलाउ करेगा कि वो वॉलंटियर्स की मींस पेशेंट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर सकें। बट पेशेंट के राइट को, जैसे मैंने पहले कहा, पेशेंट के राइट को कंसीडर करेगा, पेशेंट के राइट्स को मद्देनज़र रखेगा और कोई ऐसी ड्रग ट्रायल करवाने नहीं देगा कि जो हाई रिस्क फैक्टर रखती हों या जिनमें प्रीवियस डाटा में टॉक्सिसिटीज रिपोर्ट हुई हों या जो सेफ एज ए सेफ कंसीडर ना की गई हो। पेशेंट सर्विस डिवीज़न, इन पेशेंट सर्विस डिवीज़न का काम है कि वो मेडिसिन सप्लाई करे इन पेशेंट को डेली बेसिस पे, 24 आवर्स बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे एंड प्रॉम्प्टली बेसिस पे। टाइमली प्रॉम्प्टली इन पेशेंट को मेडिसिन सप्लाई हो, यूनिट डोज डिस्पेंसेशन हो। उसके अलावा इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरिया, जितने भी ट्रीटमेंट एरिया, जितने भी हॉस्पिटल वार्ड्स मौजूद हैं जहाँ इन पेशेंट्स मौजूद हैं, जहाँ इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनमें ड्रग्स का यूज़, कंट्रोल्ड यूज़ इम्प्लीमेंट करवाना और उसको इंस्पेक्ट करना, ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रही है, यूनिट डोज डिस्पेंसेशन प्रॉपर हो रही है, पेशेंट को आउटकम्स पॉजिटिव्स मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को इंस्पेक्ट करना कि जितने भी ट्रीटमेंट एरियाज़ हैं उनमें कंट्रोल्ड वे में एंड प्रॉपर वे में ड्रग्स की डिस्पेंसेशन हो रही है, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना और उसको इंस्पेक्ट करना भी इन पेशेंट सर्विस डिवीज़न का काम है। उसके इन पेशेंट सर्विस डिवीज़न कोऑपरेट करता है मेडिकल ड्रग रिसर्च के साथ, यानी कि यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑब्वियसली क्लिनिकल ट्रायल्स जो हॉस्पिटल में परफॉर्म होते हैं वो इन पेशेंट पे ही परफॉर्म होते हैं, तो इन पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेगा मेडिकल रिसर्च ड्रग के हवाले से, मींस क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करवाएगा इन पेशेंट्स पे। पेशेंट सर्विस डिवीजन था, वैसे ही आउट पेशेंट सर्विस डिवीजन है। आउट पेशेंट सर्विस डिवीजन का काम होता है करे और डिस्पेंस करे आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस को। आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना, डिस्पेंस कौन सी होंगी? जो रेडी टू यूज़ प्रिस्क्रिप्शंस होंगी, जो रेडी टू यूज़ फॉर्मुलेशंस होंगी, जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो डिस्पेंस करेगा। और अगर कंपाउंडिंग की नीड है, कोई पेशेंट के लिहाज से पेशेंट स्पेसिफिक कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करनी है, तो वो कंपाउंड करके प्रिपेयर करके पेशेंट को देगा, आउट पेशेंट को। उसके अलावा आउट पेशेंट सर्विस डिवीजन इंस्पेक्ट करता है और कंट्रोल करता है ऑल क्लिनिक्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज मेडिकेशन स्टेशंस। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज़ाहिर है आउट पेशेंट ही आएंगे, बाद में वो इन पेशेंट बनेंगे, लेकिन वो आउट पेशेंट ही होंगे। इमरजेंसी सर्विस मेडिकेशन स्टेशन जितने भी हैं आपके हॉस्पिटल्स में और जितने भी कंसल्टेशन क्लिनिक्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करना और कंट्रोल करना भी आउट पेशेंट सर्विस डिवीजन की जिम्मेदारी है। उसके अलावा मेंटेन करना प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स। प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स कौन से? जो आउट
उनकी एक कॉपी आपके पास भी होती है, हॉस्पिटल के पास भी होती है, आउट पेशेंट सर्विस डिवीजन के पास भी होती है, तो उसको मेंटेन करना और रिकॉर्ड में रखना। उसके अलावा ड्रग कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टाफ को और मेडिकल स्टूडेंट्स को, ये काम भी आउट पेशेंट सर्विस डिवीजन का होता है। नेक्स्ट डिवीजन इज ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन। ड्रग का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ड्रग्स के हवाले से और ड्रग थेरेपीज़ के हवाले से डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, उसके अलावा हाउस स्टाफ को। ड्रग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या वो क्वेश्चन खुद आस्क करेंगे, और ये जिम्मेदारी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन की है कि वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में यूज़ होने वाली, शामिल होने वाली हर ड्रग के हवाले से इंफॉर्मेशन रखे और उसको वक्तन फ़वक्तन उस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता रहे। थेरेपी से रिलेटेड, अगर ड्रग थेरेपी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो वो पहुंचाए डॉक्टर्स तक, नर्सेस तक, दूसरे मेडिकल स्टाफ तक। उसके अलावा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर का काम होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को मेंटेन करना और उसको अपडेट करना। डीआईसी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उसको मेंटेन करना और उसको अपडेट करना वक्तन फ़वक्तन। उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी का न्यूज़ लेटर प्रिपेयर करना और उसको इशू करना, पब्लिश करना। यानी कि हॉस्पिटल्स में उस वक्त क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, आपके हॉस्पिटल में कौन से सेमिनार्स, लेक्चर्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल में होने वाली हर नई एक्टिविटी को वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे न्यूज़ लेटर में शामिल करना ज़रूरी है, और ये न्यूज़ लेटर भी प्रिपेयर करता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन। उसके अलावा ड्रग से रिलेटेड आपकी ड्रग फार्मूलरी, जितने भी आपकी फार्मूलरी में ड्रग्स मौजूद हैं, उनसे रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है उसकी फाइल्स मेंटेन करना भी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन का काम है। नेक्स्ट इज ये डिपार्टमेंटल सर्विसेज डिवीजन कंट्रोल करता है और डिस्पेंस करता है आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स का यूज़ और इसकी स्टोरेज कंट्रोल करना और उसको टाइमली डिस्पेंस करना। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल एंड डिस्पेंस कंट्रोल सब्सटेंसेस। जितने भी कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, नारकोटिक्स हैं, ओपॉइल्ट एनाल्जेसिक्स हैं, उसके अलावा जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट हैं, उनका यूज़, उनकी स्टोरेज कंट्रोल करना और उनको डिस्पेंस करना भी डिपार्टमेंटल सर्विसेज डिवीज़न का काम है। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट, ये डिवीज़न कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है ऑल ड्रग डिलीवरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपके हॉस्पिटल में जितने वार्ड्स को, जितने डिपार्टमेंट्स को नीड होगी किसी भी ड्रग की, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वन वे फ्लो में काम कर रहा है, कहीं भी डिस्ट्रप्शन नहीं हो रही, और जितनी भी ड्रग डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में हो रही है उसको कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना भी डिपार्टमेंटल सर्विसेज डिवीजन का काम है। नेक्स्ट इज कंट्रोल डिवीजन। दिस इन्वेंट्री कंट्रोल, कितनी अमाउंट में, कितनी टाइमली बेसिस पे किसी भी ड्रग की इन्वेंट्री आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में आनी चाहिए, कितने वक्फे के बाद नई इन्वेंट्री आएगी, कितने टाइम में ये प्रेजेंट इन्वेंट्री यूज़ होगी, इसको मेंटेन करना, मैनेज करना और कंट्रोल करना परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का काम है। जितनी भी फॉर्मुलरी में ड्रग्स की परचेजिंग है, मेडिकल आइटम्स की परचेजिंग है, ये सब परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल डिज़ाइन करता है, प्लान करता है कि हमें वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कितनी और मेडिसिन की या मेडिकल आइटम्स की नीड होगी। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट रिसीव करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ड्रग्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। रिसीव करेगा वेंडर से और उसके बाद वो स्टोर करेगा उसको अपने स्टोरेज एरिया में, क्वारंटाइन एरिया में, कि जब तक वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से टेस्ट नहीं हो जाता, और उसके बाद जब वो ओके हो जाते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सबसे पहले फार्मेसीज़ में और फार्मेसी से आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट वार्ड्स में या डिफरेंट सैटेलाइट फार्मेसीज़ में। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का, मेडिकल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का, अगर कोई न्यू ड्रग्स लॉन्च होती है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑफर करती हैं कि आप इसको अपनी फॉर्मूलरी में ऐड करें, तो फॉर्मूलरी में ऐड करने के लिए परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल डिविजन्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स या एसोसिएट डायरेक्टर्स, वो फिर इंटरव्यू करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, और फिर अगर उनकी फॉर्मूलरी में किसी ऐसी मेडिसिन की नीड होती है कि जो वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो फिर उसको फॉर्मूलरी में ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट
सर्विसेज डिवीजन, ये सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज डिवीजन डेवलप करता है और कोऑर्डिनेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, जितनी भी मेडिकल सप्लाईज, इरिगेशन सॉल्यूशंस या इरिगेशन फ्लूइड्स वो हैं कि जो ड्यूरिंग सर्जरीज यूज़ होते हैं टू इरिगेट द टिश्यूज़ को क्लीन करने के लिए इरिगेशन सोल्यूशन, जो कि नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 5%, उसके अलावा रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, इनसे आप टिश्यूज़ को, ख़ासतौर पे जो इंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं उनमें से ब्लड या डर्ट या डस्ट हटाने के लिए आप, या जो ड्यूरिंग सर्जरी आप टिश्यूज़ को ओपन करते हैं, कट करते हैं, तो जो ब्लीडिंग होती है उसको साफ़ करने के लिए आप फिर इरिगेशन फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इरिगेशन फ्लूइड सप्लाई करना और दूसरे मेडिकल सप्लाईज जो ड्यूरिंग सर्जरीज यूज़ हो रही होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब काम होता है सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज डिवीज़न का। नेक्स्ट इज कंट्रोल डिवीजन। ये डिवीजन जो है वो परफॉर्म करता है एनालिसिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, एसए करता है। एसए मींस कितने परसेंट ये प्योरिटी मौजूद है। अगर क्लेम किया गया है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि ये 5% डेक्सट्रोज है, 0.9% NaCl है, तो एक्चुअली में भी और एक्चुअल में भी ये 9%, 0.9% और 5% है या नहीं है। तो इसको जज करने के लिए या तो हम कोई ऐसी ड्रग के जिसमें पैरासीटामोल फ़र्ज़ करें 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल, तो एक्चुअल इसमें पैरासीटामोल कंटेंट जितना क्लेम्ड है इतना है या नहीं है। 0.5% अगर किसी ड्रग की अवेलेबिलिटी है तो वो एक्चुअल में 0.5% उस फॉर्मुलेशन में मौजूद है या नहीं है, तो ये ऐसे से पता चलेगा। ऐसे मेथड्स को परफॉर्म करना और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उन पे भी ऐसे परफॉर्म होता है, प्लस जो आपका हॉस्पिटल बना रहा होता है, आप मीन्स जो रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट हैं जिनको परचेज़ किया गया है वो भी, और जो कंपाउंडेड प्रोडक्ट्स हैं आपकी हॉस्पिटल की अपनी, उन पे दोनों पे ऐसे परफॉर्म होता है। ये मेक श्योर करने के लिए, ये एश्योर करने के लिए कि उसमें कितना परसेंट कंटेंट एक्चुअली मौजूद है जितना क्लेम किया जा रहा है। उसके अलावा से प्रोसीजर्स में किसी रिवीजन की या किसी डेवलपमेंट की, अमेंडमेंट की, मॉडिफिकेशन की नीड होती है तो वो भी एसएएन क्वालिटी कंट्रोल डिविजन्स उसमें अमेंडमेंट करता है। फ़र्ज़ करें कोई सॉल्वेंट सिस्टम मौजूद नहीं होता, आपकी पूरी उस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं होता कोई सॉल्वेंट सिस्टम। फ़र्ज़ करें आपने हेक्सेन और क्लोरोफॉर्म पे मुश्तमिल एक सॉल्वेंट सिस्टम बनाया है किसी भी ड्रग की ऐसे करने के लिए, तो उस वक्त एन हेक्सेन्स मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अगर एसीटोन यूज़ करें या एन हेक्सेन के अलावा कोई ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट कि जो सिमिलर रिजल्ट दे रहा होगा, तो फिर हम ऐसे प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे अमेंडमेंट आप तभी करेंगे कि जब वो आपको किसी रेफरेंस में नज़र आया होगा। फ़र्ज़ करें बीपी में, यूएसपी में, इंटरनेशनल फार्माकोपियास में अगर किसी ऑल्ट्रेशन की गुंजाइश है तो आप वो ऑल्ट्रेशन करते हैं, अदरवाइज़ आप वो ऑल्ट्रेशन नहीं करते। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट एसएएन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो एसेस करता है रिसर्च डिवीज़न को कि स्पेशल फॉर्मुलेशंस जो रिसर्च के लिए बनाई जाती हैं वो भी असिस्ट की जाती हैं यहाँ पे, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ हो जाने वाली जो क्लिनिकल ट्रायल्स की ड्रग्स हैं उनके भी ऐसे यहाँ परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली क्वालिटी चेक होता है और एश्योर की जाती है कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है प्रोडक्ट्स की कि नहीं हो रही। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग डिवीजन का काम होता है मैन्युफैक्चर करना वो सारे आइटम जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं आपके हॉस्पिटल में, जैसे कि रिंगर लैक्टेट, पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके अलावा कोई एनाल्जेसिक क्रीम है जो आपका हॉस्पिटल खुद बना रहा है, तो उसको कोई पेन किलर है जो आपके हॉस्पिटल में खुद मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसको इन सारे आइटम्स को प्रिपेयर करना और इनको वाइड वैरायटी में मींस इनको बल्क में प्रिपेयर करना जो कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, ये काम है मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग डिविजन्स का। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट करता है ओवरऑल ड्रग पैकेजिंग एंड प्री पैकेजिंग प्रोग्राम्स। ड्रग पैकेजिंग तो उनकी होगी कि जो आपके हॉस्पिटल में कंपाउंड हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनकी प्रॉपर पैकेजिंग होगी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू ड्रग नीड। स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आप एसोसिएट कंटेनर्स यूज़ करेंगे,
टैबलेट्स हैं तो आप ब्लिस्टर्स में रखेंगे। अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज से वो असरअंदाज होती है, जैसे कि कोई लाइट सेंसिटिव है तो फिर आप उसको एम्बर ग्लास कंटेनर में रखेंगे। कोई मॉइस्चर सेंसिटिव है तो सिलिका जेल का पाउच इंसर्ट करेंगे। तो ये सब पैकेजिंग क्राइटेरियाज आप कंसीडर करेंगे। उसके अलावा प्री पैकेजिंग प्रोग्राम्स भी होता है। प्री पैकेजिंग क्यों? क्योंकि कभी क्या होता है कि जो कार्टन पे जो रेडी टू यूज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, उनमें कुछ एसेंशियल लेबल्स की नीड होती है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पेशेंट को दी जानी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त उस लेबल पे, उस कंटेनर पे लिखी हुई नहीं होती, उस कार्टन पे लिखी गई नहीं होती। तो फिर आप क्या करते हैं, आप प्री पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके अलावा जो कार्टन में मौजूद है इन्फॉर्मेशन, आप एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन देते हैं प्री पैकेजिंग की सूरत में, या उस डोजेज फॉर्म को मज़ीद और सिक्योर करने के लिए भी आप प्री पैकेजिंग करते हैं। उसके अलावा कोई न्यू प्रोडक्ट बन रही है, एक न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उस प्रोग्राम को भी एसोसिएट करता है, इनिशिएट करता है। प्लस यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोग्राम, यूनिट डोज प्रोग्राम भी मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग डिवीजन। जैसे नाम से जाहिर है ये स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्रोड्यूस स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स बनाएगा, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स इन एंड एम्प्यूल्स ये प्रिपेयर करेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चर करेगा स्ट्राइल ophthalmic products, irrigation solution. Ophthalmic products are also sterile products जो आपकी आंख में इंसर्ट किए जाते हैं, चाहे वो ऑइंटमेंट्स हो, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स हो, आई ड्रॉप्स हो, इमल्जेंस हो। तो ये ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स भी स्टेराइल होते हैं, ये भी स्टेराइल प्रोडक्ट डिवीजन मैन्युफैक्चर करेगा। उसके अलावा इरिगेशन सोल्यूशन, इरिगेशन सोल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टिश्यू इरिगेशन के लिए जो यूज़ हो रहे हैं, वूंड इरिगेशन के लिए जो यूज़ हो रहे हैं, वूंड को साफ़ करने के लिए, टिश्यूज़ को क्लीन करने के लिए, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंट कंडीशन, उसमें आप इरिगेशन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज 5%, नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर सोल्यूशन, लिंगर लैक्टेट सोल्यूशंस। इनसे क्योंकि ये आपके आइसोटोनिक होते हैं, तो इनसे आप टिश्यू इरिगेशन करते हैं। उसके अलावा स्टेराइल प्रोडक्ट डिवीजन प्रिपेयर करता है एसेप्टिक डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें किसी डोजेज फॉर्म, किसी पेरेंट्रल प्रोडक्ट की डाइल्यूशन की नीड है, आपकी पेशेंट की जो डोज है, उसकी नीडेड डोज है वो है 5 मिलीग्राम, लेकिन जो आपके वाइल में या एम्प्यूल में उस ड्रग की अमाउंट है वो है 10 मिलीग्राम। तो आप उसको डाइल्यूट करेंगे, जितना भी हाफ पोर्शन है वो लेके आप हाफ पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन आप डाइल्यूट करेंगे, नॉर्मल लाइन से कर लें या डेक्सट्रोज 5% से कर लें या किसी भी आइसोटोनिक सोल्यूशन से उसको आप डाइल्यूट करेंगे। तो ये डाइल्यूशन एकदम से नहीं की जाती, आप किसी डर्टी इन्वायरमेंट में उसको डाइल्यूट नहीं करते, उसके लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट की नीड होती है, लेमिनार हेयर फ्लो में आप इसकी डाइल्यूशन करेंगे। उसके अलावा जो अनस्टेबल स्टेराइल इंजेक्शंस हैं उनको भी आप पेशेंट को देने से पहले कुछ डाइल्यूट करते हैं, कुछ रीफॉर्मुलेट करते हैं, तो वो भी ये डिपार्टमेंट अपने अंडर करवाएगा। उसके अलावा कुछ लायोफ्लाइजल कंपोनेंट्स होते हैं। लायोफ्लाइज फ्रीज ड्राइंग होती हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, जैसे आपने देखा है कुछ ओरल सस्पेंशंस हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक सस्पेंशन है, वो पाउडर आपको मिलता है और फिर आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में वाटर की मौजूदगी में वो तेज़ी से कंटेमिनेशन उनमें हो जाती है और उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे स्टेराइल प्रोडक्ट्स भी हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और फिर आप उनको वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी या नॉर्मल सलाइन किसी में फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे कि आप ओरल सॉल्यूशंस को करते हैं और फिर उनका सॉल्यूशंस बना के यूज़ किया जाता है। ये कहलाई जाती हैं लायोफ्लाइजल ड्रग्स। उनको ड्राई किया जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद होंगी, लेकिन आप क्या करेंगे, उनका सारा जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको लायोफ्लाइजेशन मेथड के ज़रिए, फ्रीज ड्राइंग मेथड के ज़रिए ड्राई कर देंगे। इसमें होता क्या है, इसमें -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके आप आपके जो
इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नाइट्रोजन वहाँ मौजूद होती है, नाइट्रोजन की मौजूदगी में इतने लो टेम्परेचर पे आप अपने मटेरियल को स्टरलाइज करते हैं। या तो बहुत हाई डिग्री पे करते हैं, लेकिन हाई डिग्री पे क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो डिग्रेडेड हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना फ्रीजिंग टेम्परेचर ले जाएंगे, इतना फ्रीजिंग कि उस वक्त कोई भी माइक्रोब्स मौजूद नहीं रहता। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टेराइल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको हमें स्टरलाइज करना, इसके पाउडर को भी स्टरलाइज करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते वहाँ हम फ्रीज ड्राइंग मेथड के ज़रिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंटामिनेशन फ्री करते हैं अपने पाउडर को, जो कि आगे जाके प्रिपरेशन होगी जिसकी वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ मिलके वो सोल्यूशन बनाएगा और जो पेरेंटली यूज़ होगा। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लायोफिलाइजल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जो डोजेज फॉर्म अवेलेबल होगी, फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये सब प्रिपरेशन स्टेराइल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट करता है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स डिवीजन करता है अंडर देयर कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल सर्विस डिवीजन, रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विस डिवीजन जैसे नाम से जाहिर है रेडियो आइसोटोप से डीलिंग करेगा। ये रेडियो फार्मेसी होगी कि जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, इनसे डीलिंग की जाएगी। ये प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो आइसोटोप्स जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहे हैं, इनकी परचेजिंग, इनकी प्रॉपर स्टोरेज और डिस्पेंसिंग, ये रेडियो आइसोटोप्स की होगी अंडर रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विस डिवीजन। और ये रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विस डिवीजन रेगुलेट करेगा रेडियो फार्मेसी को भी। नाउ इंट्रावेनस एडमिक्सचर डिवीजन, ये लास्ट डिवीजन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रावेनस एडमिक्सचर डिवीजन है कि जो इंट्रावेनस एडमिक्सचरिंग होगी, जितनी भी आईवी एडमिक्सचरिंग होगी, यहाँ पे वो मिक्सचरिंग जो है वो सेंट्रलाइज होगी। जितनी भी प्रिपरेशन होगी इंट्रावेनस सॉल्यूशंस की, दो सॉल्यूशंस, दो पैरेंटल न्यूट्रिशन आपस में एडमिक्सचर हो रही हैं। फ़र्ज़ करें कोई रिंगर सॉल्यूशन है, वो रिंगर सॉल्यूशन किसी को दिया जा रहा है इन सिवियर डायरिया, ठीक है, सिवियर डायरिया में डिहाइड्रेशन हो गई है, तो फिर हमने क्या किया, रिंगर लैक्टेट की जो है वो आईवी बैग पेशेंट को दे दिया आईवी लाइन के थ्रू। लेकिन हुआ क्या कि हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा एजेंट भी हम ऐड कर दें कि जो डायरिया की भी ट्रीटमेंट करे। तो कोई एंटी डायरियल प्रोडक्ट्स हम आईवी एडमिक्सचरिंग के थ्रू इस आईवी बैग में मिक्स कर सकते हैं, ये कहलाई जाएगी आईवी एडमिक्सचरिंग। और ये इंट्रावेनस एडमिक्सचर डिवीजन ही इसको कंट्रोल करेगा और मिक्स करेगा। उसके अलावा रिव्यू करेगा हर आईवी एडमिक्सचर को कि उसमें फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो नहीं आ रही, वो आपस में मिक्स होने के बाद प्रेसिपिटेशन तो कॉज नहीं कर रहा, या वो मिक्स होने के बाद कोई ऐसा फिजिकल या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो शो नहीं कर रहा। तो ये काम आईवी एडमिक्सचरिंग डिवीजन का है कि वो आईवी एडमिक्सचर को प्रिपेयर करे, प्लस उनको जज भी करे, इवेलुएट भी करे कि वो पेशेंट को देने के बाद या पेशेंट को देने से पहले कोई इनकम्पैटिबिलिटीज शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई इनकम्पैटिबिलिटीज शो करते हैं तो फिर उसको रिजॉल्व करना भी इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है।